नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपसभापति ने नियम 256 के तहत 19 राज्यसभा सांसद निलंबित कर दिए हैं। वहीं उपसभापति ने सांसदों को सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए कदाचार के लिए सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में 7 सांसद टीएमसी के हैं, डीएमके के 6 सांसद, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। निलंबित होने वाले सांसदों में सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता शेत्री, डोला सेनो और शांतनु सेन, नदीमुल हक, एम अब्दुल्ला, एल यादव, ए रहीम, गिरिराजम, के कोनीमोजी और एनवी सोमू के नाम प्रमुख हैं। राज्यसभा में आज सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी प्रणाली संशोधन विधेयक और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले मॉनसून सत्र में सांसदों का हंगामा जारी रहा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी ने कल दूसरे दौर की पूछताछ की। दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में सोनिया गांधी से लगभग 6 घंटे की पूछताछ हुई। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 202 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 597 दिन 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री 28 से 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 28 जुलाई को साबरकांठा के गड़ोदा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 28 जुलाई को साबर डेयरी का दौरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। संयंत्र का लेआउट वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। लगभग शून्य उत्सर्जन वाले इस संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है। ये संयंत्र नवीनतम और पूरी तरह से स्वचालित बल्क पैकिंग लाइन से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। ये 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक संयंत्र है। इस परियोजना को लगभग 125 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ तैयार किया गया है। संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के साथ नवीनतम स्वचालन प्रणाली का काम कर रही है। प्रधानमंत्री साबर चीज एंड वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। परियोजना का अनुमानित परिव्यय लगभग 600 करोड़ रुपए है। इस संयंत्र में चेडर चीज, मोज़रेला चीज और प्रोसेस्ड चीज का उत्पादन किया जाएगा। पनीर के निर्माण के दौरान उत्पन्न मट्ठे को भी 40 MTPD की क्षमता वाले वे ड्राइंग प्लांट में सुखाया जाएगा। साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनाती है और उसका विपणन करती है। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। गिफ्ट सिटी को न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया था। प्रधानमंत्री भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में इमारत की अवधारणा तैयार की गई है, जो एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट IFSC की बढ़त, प्रमुखता और महत्व को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो कि GIFT-IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, जिसका वो शुभारंभ करेंगे। IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ मूल्य संवर्धन का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये भारत को वैश्विक सराफा बाजार में अपना सही स्थान हासिल करने के साथ साथ निष्ठा और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला को अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगा। IIBX भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक सर्राफा कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर फिर से जोर देता है। प्रधानमंत्री NSE IFSC SGX कनेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे और ये गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड में NSE की सहायक कंपनी के बीच एक कार्यक्रम है। कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिए गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर NSE IFSC ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रूट पर मैच किए जाएंगे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के ब्रोकर डीलरों से कनेक्ट के माध्यम से ट्रेडिंग डेरिवेटिव के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। ये गिफ्ट IFSC में व्युत्पन्न बाजारों में तरलता को बढ़ाकर अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को लाएगा और गिफ्ट IFSC में वित्तीय इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। प्रधानमंत्री 28 जुलाई को चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रेले का शुभारंभ किया था। यह मशाल 40 दिनों की अवधि में लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी और फिर फिडे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जाने से पहले महाबलीपुरम में इसका समापन हो रहा है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में की जा रही है। 187 देशों की भागीदारी में ये किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। भारत इस प्रतियोगिता में अपने अब तक के सबसे बड़े दल को शामिल कर रहा है, जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं। प्रधानमंत्री 29 जुलाई को चेन्नई में प्रतिष्ठित अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर सभा को संबोधित भी करेंगे। अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना 4 सितंबर 1978 को हुई थी। इसका नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नाम पर रखा गया है। इसमें 13 मान्यता प्राप्त कॉलेज, पूरे तमिलनाडु में फैले हुए 494 संबद्ध कॉलेज और 3 क्षेत्रीय परिसर तिरुनेलवेली, मुदेरे और कोयम्बटूर शामिल हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। देश में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। वहीं उनकी लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। मैं हूं UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूं जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 जिलों में वज्रपात से 20 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक कैमूर जिले में 7 लोग वज्रपात की चपेट में आने से मारे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को घटा दिया है और मुद्रास्फीति के लिए अपने अनुमानों को बढ़ा दिया है। IMF के डाउनग्रेड के पीछे यूक्रेन रूस संकट, महामारी प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों की आक्रामक मौद्रिक नीतियां मुख्य कारण हैं। IMF ने अनुमान लगाया है कि 2022 में सकल घरेलू उत्पाद धीमा होकर 3.2% हो जाएगा, जो उसके अप्रैल के अनुमान के से 0.4% अंक कम है और पिछले साल के विस्तार की गति का लगभग आधा है। 2023 में वैश्विक विकास दर 2.9% तक कमजोर हो सकती है। सिर्फ 3 महीने पहले यह अनुमान 0.7% अंक अधिक था। वैश्विक मुद्रास्फीति भी तेज होने की संभावना है। IMF ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमानों को लगभग 0.5% अंक बढ़ाकर क्रमशः 8.3% और 5.7% कर दिया है। IMF ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ में भी मंदी का अनुमान लगाया है। IMF ने चीन को 4 दशकों में सबसे धीमी वृद्धि का अनुभव करने की भविष्यवाणी की है। IMF ने अप्रैल में अनुमानित 8.2% से चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया है। इसने कहा है कि मुद्रास्फीति पर काबू पाना भारत के नीति निर्माताओं के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और मौद्रिक नीति को सख्त बनाना चाहिए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दूसरे दिन 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक समेत कम से कम 12 नागरिकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि विरोध उन शिकायतों से प्रेरित थे जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन नागरिकों को मलेशियाई हिंसा से बचाने में विफल रहा है, जो वर्षों से उग्र है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि प्रदर्शन सोमवार को गोमा शहर में शुरू हुआ और मंगलवार को बुटेम्बो में वहां तक फैल गया। वहीं जहां संयुक्त राष्ट्र के एक सैनिक और मिशन के साथ संयुक्त राष्ट्र की 2 पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी कांगो शहर बुटेम्बो में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों में 2 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में BSF के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों के निधन पर गहरा दुख हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्सा थे और इन हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में BSF के संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिकों को दुखद रूप से खो देने के बाद संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वास्तव में ये एक बड़ी क्षति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच जोरदार बहस हुई। बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी बनने के लिए बचे दोनों ही उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर कई तीखे हमले किए। समय से पहले समाप्त होने वाली बहस में ट्रस और सुनक फिर से कर और खर्च की अपनी योजनाओं पर भिड़ गए। सुनक ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त खर्च के लिए उनके द्वारा लाए गए कर वृद्धि से धन जुटाना आवश्यक है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को चीन का करीबी भी करार दिया। वहीं सुनक ने लिज ट्रस पर चीन की मदद करने का आरोप लगाया है और वादा किया है कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पहले ही दिन से चीन पर सख्त रुख अपनाएंगे। उधर ट्रस ने सुनक को चीन का करीबी बताया। यूरोप और पश्चिम के साथ प्रतिबंधों और गैस कटौती के संघर्ष के बीच रूस का नया फैसला सामने आया है। मॉस्को के नए अंतरिक्ष प्रमुख यूरी बोरिसोव ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौटने के देश की मंशा को सामने रखा है।
रिपोर्ट के अनुसार रूस अपना ऑर्बिटिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। वहीं सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध की शत्रुता के बाद अमेरिकी रूसी संबंधों में सुधार के लिए विदेश नीति की पहल के एक भाग के रूप में ISS की शुरुआत की गई है। जर्मनी में अग्निशामकों को आशा है कि फाल्केनबर्ग के क्षेत्र में लगी जंगल की आग बुझा लेंगे। सप्ताहांत से जल रही चेक जर्मन सीमा पर जंगल में लगी आग को बुझाने के प्रयास में हेलीकॉप्टरों ने कल एल्बे नदी से पानी लेकर आग के ऊपर फेंका। उसी क्षेत्र के गवर्नर जॉन शिलर ने बताया है कि अगर आग पर काबू पाने के लिए 500 से ज्यादा दमकल कर्मी काम कर रहे हैं और मदद के लिए और हेलीकॉप्टर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ब्राजील में एक सभा में सेनाओं को नागरिक नियंत्रण में रखने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां 2 अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले संविधान के प्रति सैन्य निष्ठा एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है। ऑस्टिन की टिप्पणी ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो द्वारा रविवार को औपचारिक रूप से फिर से चुनावी मैदान में खड़े होने के ऐलान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना हमारे साथ है। अमेरिका ने चीन पर दक्षिण चीन सागर और प्रतिद्वंदी दावेदारों के खिलाफ उकसावे को बढ़ाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग में पूर्वी एशिया के उप सहायक सचिव जंग पाक ने एक अमेरिकी थिंक टैंक कार्यक्रम में कहा कि चीनी विमान तेजी से दक्षिण चीन सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई विमानों के असुरक्षित अवरोधन में लगे हुए हैं। कोविड-19 ने विश्व स्तर पर 57 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया है। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 54 करोड़ 67 लाख से ऊपर है, जबकि वायरस ने दुनिया भर में 64 लाख 6 हजार से अधिक लोगों की जान ले ली। दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले अमेरिका में दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में कोविड-19 के मामले 9 करोड़ 24 लाख से ऊपर हैं। वहीं अमेरिका में कोविड-19 से 10 लाख 52 हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यूरोप में फ्रांस 3 करोड़ 36 लाख से अधिक मामलों की रिपोर्ट के साथ सबसे ऊपर है, जबकि जर्मनी और यूके सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में कोरोना के अब तक 3 करोड़ 4 लाख से अधिक और यूके में 2 करोड़ 32 लाख से अधिक, जबकि इटली में 2 करोड़ 7 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। नीलामी घर सोथबीच न्यूयॉर्क अगले सप्ताह चंद्रमा के लिए शूटिंग करेगा, क्योंकि ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन के व्यक्तिगत संग्रह की नीलामी करने वाला है। मुख्य आकर्षण में एक इन फ्लाइट जैकेट है, जिसे एल्ड्रिन ने 1969 के अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन पर पहना था, जिसकी बिक्री का अनुमान लगभग $1 मिलियन से $2 मिलियन है। एक और शीर्ष लॉट एक पेन है, जिसे अपोलो 11 के चालक दल ने टूटे हुए सर्किट ब्रेकर स्विच की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी जान बच गई। पेन की कीमत का अनुमान $1 मिलियन से $2 मिलियन है। संग्रह में अंतरिक्ष यात्री के जीवन से संबंधित पुरस्कार, पदक और पत्र भी शामिल हैं।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का तीसरा और मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। शिखर धवन की अगुवाई में इस सीरीज में 2-0 से आगे चल रही भारतीय टीम की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। आज खेले जाने वाले सीरीज को आखिरी मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज की टीम की कोशिश जीत के साथ हार के अंतर को कम करने की होगी। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कर दी है। भारत ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी बर्मिंघम में हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाकर हासिल की। आईसीसी की बैठक में 5 साल का भविष्य दौरा कार्यक्रम भी तय किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं की T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। बर्मिंघम में हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में महिला T20 चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी श्रीलंका को मिली है। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का भव्य उद्घाटन करेंगे। देश में होने वाले शतरंज ओलंपियाड को लेकर विभिन्न देशों के खिलाड़ियों का भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू। टीमों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और कुश्ती को शामिल करने की वकालत की है। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना और IOA के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष डेम लुइस मार्टिन से मुलाकात कर राष्ट्रमंडल खेलों के अगले संस्करण में कुश्ती और निशानेबाजी को शामिल करने का अनुरोध किया। कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल को सलाह दी है कि वे अपनी सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित रखें। IOA ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के मौजूदा खतरे को देखते हुए बाहर निकलने से बचें। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों से आग्रह किया गया है कि जहां भी जरूरी हो वे सभी एहतियाती कदम उठाएं। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने से पहले भारतीय दल को बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा नहीं लेंगे भाग। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेने की कोच संध्या गुरुंग को बर्मिंघम स्थित खेल गांव में मिली एंट्री और कमरा खेल मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए IOA से की थी बात। रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट के लिए कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटोशूट के लिए रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निर्माता दिनेश विजन की कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने अपनी नई फिल्म पूजा मेरी जान का ऐलान किया है। फिल्म में हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर लीड्स रोल में हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रणवीर सिंह के साथ अपनी आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है। फिल्म में धर्मेंद्र और जय बच्चन भी नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा की कमाई का सिलसिला धीमा पड़ता नजर आ रहा है। बड़े बजट की ये फिल्म 4 दिन में कुल 34 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर भी नजर आने वाले हैं। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग गुड़गांव के पटौदी पैलेस में चल रही है और अब फिल्म के सेट से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है। संजय लीला भंसाली हीरा मंडी को लेकर चर्चा में है। ये एक बड़े बजट वाली वेब सीरीज होगी। संजय लीला भंसाली की इस पीरियड ड्रामा सीरीज में अदिति राव हैदरी के अपोजिट फरदीन खान को कास्ट किया गया है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने आगामी गुजरात फिल्म फक्त महिला मेट के लिए अपनी आइकॉनिक आवाज दी है। वहीं फिल्म में वो एक कैमियो भूमिका में भी नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म उद्योग में 13 साल पूरे करने वाली अभिनेत्री श्रुति हसन का कहना है कि सिनेमा उनके जीवन में खुशी का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अभिनेता अभिषेक बनर्जी और प्रभावशाली अभिनेत्री बरखा सिंह आगामी वेब सीरीज द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस में अभिनय करके कई लोगों को गुदगुदाती हुई नजर आएंगी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि भले ही कॉमेडी उनकी पसंदीदा शैली है, लेकिन उन्हें किरदारों के साथ प्रयोग करना पसंद है और वो लगातार नई चीजों की तलाश में रहते हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।